आज हमको देखना है दो मैप। फॉरेन वाले हिस्से से हम देखने वाले हैं इजिप्ट मतलब मिस्र का मैप, और दूसरा मैप देखेंगे हम अपने इंडिया का किसी एक स्टेट का। तो वो स्टेट हमारा रहेगा आज का महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, इसी के कारण हम महाराष्ट्र को देखेंगे। और इजिप्ट भी आज न्यूज़ में रहा है, इसी के चलते हम इजिप्ट मिस्र का मैप देख रहे हैं। और भी कुछ चीज़ें देख लेंगे यहाँ की जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो मैप आपके सामने दिख रहा है, इसको हम लिए हैं ताकि बाउंड्रीज़ को देख सकें, किसके साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है, ठीक है, और कौन सा सागर किधर इसकी पड़ता है। चलिए हम देखते हैं इसकी बाउंड्रीज़ को। ये अपना इजिप्ट या फिर मिस्र है। इसके नॉर्थ वाले हिस्से में पड़ता है मेडिटेरियन सी, जिसको हम कहते हैं भूमध्य सागर। इसके जो पूर्वी वाला हिस्सा है, ईस्टर्न वाला जो हिस्सा है, इसमें पड़ता है रेड सी। और यदि आप देखें कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो एक काफ़ी सारा जो एरिया है इसका, उत्तर से लेकर के ये पश्चिमी हिस्सा और थोड़ा थोड़ा दक्षिणी हिस्से तक ये फैला हुआ है, ठीक है। तो रेड सी हो गया इसके पूर्वी हिस्से में। इसके दक्षिणी वाले हिस्से में पड़ता है सूडान, ये हमें ध्यान रखना है। और इसका जो पश्चिमी वाला एरिया है, इधर ये अपनी बाउंड्री लीबिया के साथ में शेयर करता है। अब थोड़ा सा हिस्सा ये इजराइल के साथ में अपना बाउंड्री को शेयर करता है। कुछ कुछ मेजर सिटीज़ आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे कि सिवा, भारिया, फरफरा, धाकला, खरगा, ठीक है, लग्जर, अशवान। ये यहाँ पर एक डैम बना है, अशवान डैम, इसे हमें ध्यान रखना है। और यहाँ एक लेक है नसेर, नसेर झील हमें ध्यान में रखना है, किस देश में स्थित है और किस तरफ स्थित है, ये भी हमें ध्यान रखना। और ये जो लीवर आप देख रहे हैं, रिवर ना, ये है नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ये है इसकी राजधानी काहिरा, और ये यहाँ पर स्थित है गीजा। गीजा के आपने पिरामिड सुने ही होंगे, मिस्र के पिरामिड वो यहीं पर स्थित है। इसके बाद ये हो गया सिनाई वाला एरिया, यहाँ पर ये स्वेज सिटी है, ठीक है, और ये है पोर्ट सईद। तो पोर्ट सईद और स्वेज, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, ये है स्वेज नहर। और ये वाला जो एरिया है, ये इस रिवर का मुहाना है, मतलब यहाँ पर आकर के वो रिवर गिरती है। ये अलेक्जेंड्रिया सिटी है। तो कुछ कुछ मेन सिटीज़ भी हमने देख लिए हैं। अब आप देख लीजिए स्वेज नहर का नक्शा। ये जो ब्लू कलर से दर्शाई गई है नहर, यही है स्वेज नहर। ये स्वेज सिटी और पोर्ट सैयद के बीच में स्थित है। ये यहाँ से वहाँ तक इसको बनाया गया है। किसको किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है लाल सागर को और भूमध्य सागर को। मतलब जो दूरियाँ ऐसा पूरा अफ्रीका को काट करके तय की जाती थी समुद्री मार्ग के द्वारा, वो उतनी दूरी अब तय नहीं करना पड़ता। जैसे कि आपको यदि ब्रिटेन जाना है तो आप यहीं से होकर इस स्वेज नहर का यूज़ कर सकते हैं और इधर से इस प्रकार से भूमध्य सागर में एंटर कर सकते हैं। स्वेज नहर का क्या इम्पोर्टेंस है, कब इसको बनाया गया, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। और इसके अलावा हम जानेंगे नील नदी के बारे में। इसकी शुरुआत हम करेंगे इसकी हिस्ट्री से। 1854 में फ्रांस के राजनयिक हैं डी लेप्सेप्सिस, इन्होंने इस नहर को बनाने की योजना पर काम करना चालू कर दिया था। 1858 में इसके लिए यूनिवर्सल स्वेज शिप कैनाल कंपनी बनाई गई थी। इस कंपनी को 99 साल के लिए नहर के निर्माण और संचालन का काम भी सौंप दिया गया था। मतलब बनाएगी भी और इसको संचालित भी करते रहेगी। इसके बाद 1869 में नहर बनकर तैयार हो गई और इसे अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए खोल दिया गया था। फिर 1956 में मिस्र के जो राष्ट्रपति थे
अब्दुल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर लिया था। इसका मतलब ये था कि इसकी जो पूरी हिस्सेदारी है ना, अब किसके अंडर में आ गई थी? मिस्र की सरकार के अंडर में, मतलब इन्होंने खरीद लिया। अब दिक्कत ये थी कि जो कंपनी इसको बनाई थी, इसमें ज़्यादातर हिस्सेदारी ब्रिटिश और फ्रेंच गवर्नमेंट की थी। ऐसे में इस कदम से ये देशों के बीच में थोड़ी टेंशन उत्पन्न हो गई थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर से कितना ट्रेड होता है। रोज़ाना यहाँ से लगभग 50 जहाज़ गुजरते हैं, जिन पर $10 बिलियन यानी कि 73,000 करोड़ रुपए तक का सामान लदा होता है। पूरी दुनिया में जितना भी कारोबार हो रहा है उसका 12% तो इसी नहर से आवागमन होता है। अभी कुछ दिनों बहुत चर्चा में रही थी क्योंकि यहाँ पर एक जहाज़ फंस गया था। अब इंडिया की दृष्टि से देखें ना, तो भारत के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि भारत को यदि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप से माल को लाना या ले जाना है तो भारत भी इसी नहर का यूज़ करता है। कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, फर्नीचर, चमड़े का सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, किसी मशीन के पार्ट्स हो सकते हैं, मशीनरी, कपड़ा आदि शामिल है। इस नहर से जो कारोबार होता है ना, वो लगभग $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है, ऐसा उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों का कहना है। अब इस मैप से हम नील नदी को देख लेते हैं तो पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। सबसे नीचे से हम शुरुआत करते हैं। नीचे आप देख रहे हो, ये नीचे में है तंजानिया। यहाँ पर एक झील है विक्टोरिया लेक, ठीक है, और यहीं से फिर आपको दिख रही है नील नदी का पिक्चर, ठीक है। ये हो गया तंजानिया। इसके बाद है ये युगांडा पड़ता है, मतलब विक्टोरिया झील का आधा हिस्सा आप समझ लो कि युगांडा में है और कुछ हिस्सा तंजानिया में है। इसके बाद पड़ता है साउथ सूडान से ये गुजरते हुए जाती है। यहाँ पर इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं, एक होती है वाइट नील और दूसरी है ब्लू नील। इन दोनों को मिलाकर के बनी है नील नदी। इसकी ये सहायक नदियाँ हैं, आपस में जो मिलती हैं वो जगह का नाम है खार्तूम, ठीक है। ये स्थित है सूडान में। एक डैम आपको याद रखना जो कि इथोपिया में बनाया गया है, ग्रैंड इथोपियन रिनेंसिस डैम। यहाँ की एक लेक है टाना लेक, इसको भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद ये सूडान से होते हुए ऊपर जाती है इजिप्ट से होते हुए फिर ये गिर जाती है भूमध्य सागर में, अपने पानी को छोड़ देती है। और ये वाला एरिया है इसका मुहाना, ठीक है। यहाँ से कुछ चीज़ें और क्लियर हो गई हमारी। कुछ छोटी मोटी बातें हैं नील नदी से, यदि आप अपने माइंड में रखना चाहें तो रख सकते हैं। नील नदी पड़ती है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है, और माना जाता है कि ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है और इसकी लंबाई है 6,695 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अमेजन रिवर जो कि साउथ अमेरिका की है वो ज़्यादा लंबी है। अब हम बात करते हैं, जब भी नील नदी बोलते हैं तो उसका सीधा मतलब हो जाता है इजिप्ट से, लेकिन बात ऐसी नहीं है। ये 11 देशों से गुजरती है, ठीक है। जैसे हमने शुरुआत सबसे नीचे से करे थे ना, तंजानिया, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा, बुरुंडी, इथोपिया, केन्या, इरिट्रिया, साउथ सूडान और लास्ट में इजिप्ट के बाद चली जाती है भूमध्य सागर में। अब 2 इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। एक है वाइट नील और दूसरी है ब्लू नील। अब जो वाइट नील है ना, ये स्टार्ट होती है साउथ सूडान से, और जो अदर वाली जो रिवर है ये चालू होती है इथोपिया से, और दोनों जिस जगह पर मिलती हैं वो जगह है खार्तूम। ये आप पिक्चर देख रहे हो ना, यही वो जगह है। एक फैक्ट है यहाँ पर कि जो नील नदी है ना, यहाँ पर नो लॉन्गर फ्लड्स ईच ईयर, मतलब बाढ़ की यहाँ पर ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिलती है साल में। उसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर एक डैम बना दिया गया है 1970 में, असवान हाई डैम। कहाँ पर है स्थित? ये इजिप्ट में स्थित है।
यहीं से इसके वाटर को कंट्रोल कर दिया जाता है, इसलिए ज़्यादा डैम की बाढ़ की समस्या नहीं आती। और यहाँ का जो पानी है बिजली बनाने, सिंचाई के लिए, ठीक है, और घरों में पीने के पानी के लिए यूज़ कर लिया जाता है। इसके बाद स्टेट में हमें देखना है महाराष्ट्र के मैप को। तो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है हमें बताने के लिए कि आप बाउंड्रीज़ को समझ सकें, किससे किससे इसकी बाउंड्रीज लगी हुई हैं, कर्क रेखा किधर पड़ती है, इंडिया के किस हिस्से में महाराष्ट्र पड़ता है। तो ये आप देख रहे हैं कर्क रेखा है, मध्य प्रदेश से गुजरात से होकर गुजर रही है। अब यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र पड़ता है हमारे इंडिया के पश्चिमी वाले हिस्से में, पश्चिमी और आप कह सकते हैं दक्षिणी हिस्से में। बाउंड्री की बात करें तो ये उत्तरी और पूर्वी हिस्से में शेयर करता है मध्य प्रदेश के साथ में, पूर्वी वाले हिस्से में छत्तीसगढ़ से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, और पूर्वी और दक्षिणी हिस्से की बात करें तो तेलंगाना के साथ में, और इसके दक्षिणी हिस्से में कर्नाटक के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, और शेयर करता है गोवा के साथ में। इसके अलावा ये उत्तरी वाले हिस्से और पश्चिमी वाले हिस्से में इसके पड़ता है ये गुजरात। छोटा सा एरिया यहाँ पर है दादर और नगर हवेली का। तो ये हमने देख लिए हैं महाराष्ट्र की बाउंड्री किस किस स्टेट से लगी हुई है। मेन रिवर की यदि हम बात करें ना तो थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। मेन रिवर में एक आ जाती है गोदावरी नदी, दूसरी दिखाई दे रही हमको भीमा नदी, ठीक है। ये मेन दो नदियाँ यहाँ पर दिखाई गई। इसके अलावा हम थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं बाद में। एक रिवर और छूट गई है कि जो बैनगंगा है ना, ये जो कि नागपुर के किनारे से गुजर रही है, उसको हम देखना भूल गए थे। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज़ की। सुंदरलाल बहुगुणा नाम बहुत सुना होगा आपने, ठीक है। आप जब सरकारी किताबें पढ़े होंगे, चाहे वो NCERT हो चाहे अपने स्टेट वाले बोर्ड की किताब हो, तो उसमें हमने चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ा था। तो चिपको आंदोलन में बहुत ही ज़्यादा इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, और ये किस लिए फेमस थे, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। एक पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया है, और चिपको आंदोलन के जो फाउंडर लोग थे उनमें इनका नाम शामिल है, ठीक है। और बात हो रही है 1970 के दशक की। उसी टाइम में ये आंदोलन सामने आया था। इन्होंने कुछ और भी अच्छे काम करे थे, जैसे कि हिमालयास वाला जो एरिया है ना, उधर पर डैम बनाने का इन्होंने विरोध किया था। 1980 1980s की बात है ये, ठीक है। इसके अलावा जो टिहरी डैम है, इनका भी इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। थोड़ी सी और इनकी लाइफ स्टाइल को आप समझिए। कई सारे जो यंग पीपल थे, उनके इंस्पायरेशनल के लिए इन्होंने बहुत काम किए, ठीक है। कई सारे साल तक, आप कह सकते हैं दशक तक, सिलियारी आश्रम टिहरी गढ़वाल में ये रहे, ठीक है। कई सारे यंग पीपल इनसे इंस्पायर्ड हुए थे। इन्वायरमेंटल के प्रति इनका जो जुनून था, उत्साह था, उसको देख करके। और ये जो आश्रम है ये यंग पीपल के लिए हमेशा ओपन रहता था, ठीक है, और जहाँ पर ये लोगों को आसानी से कम्युनिकेट कर सकते थे। कुछ कदम इन्होंने लेखन के काम में भी उठाए, जैसे कि यदि हम वृक्षों को काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली है। इन्होंने एक लिंक या फिर संबंध भी स्थापित करने की कोशिश की थी कि यदि ट्री का जो कवर्ड वाला एरिया है वो कम हो जाता है तो उससे क्या होगा। यदि आप पेड़ों को काटोगे तो हिमालयास वाले एरिया में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इस लिंक को उन्होंने प्रोड्यूस करने की कोशिश की थी।
इसके अलावा ये वुमेंस के कई सारे ग्रुपों में भी शामिल रहे या फिर महिला मंडल्स में भी इन्होंने भाग लिया, ताकि सरकार को झुका सकें, बाध्य कर सकें टिहरी गढ़वाल वाले एरिया में, ठीक है, डैम वगैरह बनाने से, वृक्षों को कटाई करने से। इसके बाद ये जो पार्ट हो गए थे, पार्टिसिपेट इन्होंने किया यूपी वाले आंदोलन में। इसके बाद आपको देखना है सेडिसन वाला केस, नाम बहुत सुना होगा, बहुत चर्चा में रहता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। सेक्शन पड़ता है इसके लिए 124A। इसमें क्या कहा गया है, देखिए, किसी भी साधन के द्वारा, चाहे आप शब्दों के द्वारा बोल के कहो, चाहे लिखित में करो, या फिर आप कोई साइन संकेत के माध्यम से करो, ठीक है, या कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन, कोई दृश्य इशारा आप कर देते हैं, या फिर और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। इनके द्वारा यदि आप अटेम्प्ट्स करते हो, क्या हेटर्ड कंटेम्प्ट, या फिर लोगों को एक्साइट्स करते हो, ठीक है, डिसअफेक्शन टुवार्ड्स गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार है, आप ऐसा भाषण दे दो, या आप ऐसी बात कह दो, या फिर आप ऐसी चीज़ें लिख दो जिससे लोग उत्तेजित हो जाएं और सरकार के खिलाफ हो जाएं, तो आपके खिलाफ धारा 124A लगाई जा सकती है। ये कहता है सेडिशन का लॉ। अब हम बात करते हैं पनिशमेंट की। देखिए, ज़्यादातर केस जो राष्ट्रद्रोह के लगाए जाते हैं ना लोगों के ऊपर, सरकार की आवाज़ को, सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठाता है उसको दबाने के लिए, ज़्यादातर प्रूव नहीं होते हैं, उनको सिद्ध नहीं किया जा पाता है, ठीक है, लेकिन लोग इससे परेशान ज़रूर होते हैं। दूसरी बात ये है, इसमें पनिशमेंट का क्या प्रावधान रखा गया है, इसमें आपका यदि दोष सिद्ध हो जाता है तो अपराध की प्रवृत्ति के हिसाब से आपको ज़िंदगी भर जेल में भी रहना पड़ सकता है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, आपको ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। और इसमें जेल का प्रावधान मतलब 3 साल से लेकर के इसकी शुरुआत है, और जेल भी हो सकती है आपको, और फाइन भी लगाया जा सकता है, या फिर दोनों ही आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। अभी एक के बाद एक स्टेट ना कोरोना के कारण जो गरीब लोग प्रभावित हुए हैं उनकी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने साउथ की एक न्यूज़ देखे थे, ठीक है, अब वो कहाँ की है मुझे ध्यान नहीं किस स्टेट की है, लेकिन उन्होंने भी बहुत बढ़िया योजना कल लॉन्च किया था, कल की ही न्यूज़ में हमने डिस्कस किए थे। इसके बाद नंबर लग गया है हरियाणा का। हरियाणा के जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, इनका ये कहना है ऐसे मरीज, ऐसे कोरोना के मरीज जो कि बीपीएल के अंतर्गत में आते हैं, उनको फ्री मेडिकल सुविधा हम प्रोवाइड करेंगे, ऐसा सीएम मनोहर लाल खट्टर का कहना है। अब ये जो हेल्प करने वाले हैं गरीबों की, वो किस टाइप की रहेगी ये तो अभी पता नहीं चला है कि वो आखिर किस प्रकार की, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ये हॉस्पिटल है और ये बीपीएल वाला कोई व्यक्ति है, ये हॉस्पिटल में जाएगा, पहले अपने जेब से यहाँ पर पैसा देगा, एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो हॉस्पिटल है वो उस गरीब व्यक्ति से पैसा ले ही ना, तो सबसे अच्छी बात तो यही सेकंड कंडीशन मालूम होती। लेकिन यदि गरीब व्यक्ति को शुरू में अपनी जेब से पैसे देना पड़ जा रहे हैं, ये कंडीशन सूट नहीं करती है, ठीक है। आगे इनका ऐसा भी कहना है कि इसके लिए कितने हजार रुपया का असिस्टेंस देने वाले हैं ये, तो यहाँ पर इन्होंने राशि को निर्धारित कर दिया है। बीपीएल वाले जो पेशेंट हैं ना, उनको 35,000 तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा हरियाणा के सीएम का कहना है। आगे पार्टिकुलर चीज़ें इन्होंने बताई भी हैं, जैसे कि ऑल द बीपीएल फैमिलीज़ जो कि कवर नहीं की गई हैं आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत, वो लोग एलिजिबल रहेंगे इस स्कीम को पाने के लिए, ठीक है।
और जो डिप्टी कमिश्नर हैं ये इंश्योर करेंगे कि ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है ना, ये ग्रास रूट लेवल तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँच रही है, इसकी देखरेख इनको ही करना है। तो स्टेट में हम जो मैप देखे हैं ना, महाराष्ट्र स्टेट का मैप, आज हम न्यूज़ देखने वाले हैं महाराष्ट्र से ही। जो आशा वर्कर्स हैं उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है और सरकार को क्या करने की ज़रूरत है। देखिए, अभी कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वैसे भी बहुत कम साधन मिल पा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इसी के चलते चलते क्या है, अब आशा वर्कर्स दूर दराज के गांव तक नहीं पहुंच पा रही। इनको पैदल चलना पड़ रहा है 6 से लेके 8 किलोमीटर तक के लिए, ठीक है, जो हिली एरियाज़ हैं उनमें, ताकि जो गांव हैं, हैमलेट्स हैं, उनको मॉनिटर कर सकें। ये इनको समस्या जा रही है, तो इनका कहना है कि सरकार हमें कम से कम व्हीकल प्रोवाइड करे, 2 व्हीलर हमको दे, ताकि हम डोर टू डोर मॉनिटरिंग कर सकें और स्क्रीनिंग हम मरीजों की या फिर गांव की पीपल्स की अच्छे से कर सकें अपनी एनर्जी के साथ में। इसके अलावा हम जान लेते हैं आशा वर्कर से रिलेटेड कुछ बातें हैं, ठीक है, आखिर क्या होती हैं, क्यों इनको आखिर गांव में भेजा जाता है, क्या इनकी भूमिका रहती है, कौन कौन सी सुविधाएं गांव के लोगों को प्रोवाइड करती हैं। तो देखिए, एक प्रकार से ये हिस्सा है, एक योजना चलाई थी सरकार ने, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, उसी का ये एक कंपोनेंट है, ठीक है, जिसका काम ये था कि हर गांव में एक ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट आशा की स्थापना हम करेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अब हम बात करते हैं इन महिलाओं का सिलेक्शन कैसे होता है, कौन आशा वर्कर बनती हैं, ठीक है। इनको सिलेक्ट किया जाता है विलेज से, ठीक है, और वो अपने ही गांव के प्रति उत्तरदायी होती हैं, मतलब उनकी जिम्मेदारी खुद उन्हीं के गांव वालों की रहती है। अब दूसरी बात यह है कि देखिए, एक तरफ तो गांव की जनता है और दूसरी तरफ है पब्लिक का हेल्थ सिस्टम। अब जो सरकारी हेल्थ सिस्टम है उसको जनता तक अच्छे से पहुंचाया जा सके, इसके बीच की जो कड़ी है वो है आशा वर्कर। इस प्रकार से ये आशा वर्कर काम करती, ठीक है। दूसरी बात ये है, एक कहाँ की रहने वाली होना चाहिए, उसकी एज ग्रुप क्या होना चाहिए और मैरिज वाला स्टेटस क्या होना चाहिए। तो देखिए, जो आशा वर्कर रहती हैं ना, वो गांव के रहने वाली होनी चाहिए। पहली नंबर ये, शादीशुदा, विधवा, जिनको डिवोर्स दे दिया गया, जिनके पति की डेथ हो गई है, इन लोगों को ये काम दिया जाता, आशा वर्कर का काम मिलता। इसमें एज ग्रुप का प्रावधान रख दिया गया है 25 से 45 साल का, और यदि हम एजुकेशन की बात करें ना, कम से कम 10वीं पास तो होना चाहिए और नंबर भी थोड़ा बढ़िया रहना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है सिलेक्शन की क्या प्रोसीजर रहती है। तो इसमें इनका जब सिलेक्शन किया जाता है तो कई सारे कम्युनिटी ग्रुप्स रहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं, जैसे स्व सहायता समूह हो गया, आंगनवाड़ी हो गई, ब्लॉक नोडल ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर है, और विलेज हेल्थ कमेटी और ग्राम सभा। ये सारे लोग मिलकर के एक आशा वर्कर का सिलेक्शन करते हैं। दूसरी बात यह है, सिलेक्शन करने अकेले से काम नहीं चलेगा, वो सरकार की हेल्थ योजनाओं को गांव के लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए उसको कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है ना, कुछ तो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए लिए उनको ट्रेनिंग टाइम टू टाइम देना पड़ता है। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि इनको कुछ इंसेंटिव भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि गांव की हेल्थ को ये कहाँ तक सुधार सकती हैं गांव वालों की। जैसे टीकाकरण का कोई अभियान चल रहा, मान के चलो अभी कोरोना के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम गांव में अच्छे से चलाना है, जितने अच्छे से वो काम करेंगे उसी हिसाब से इनको इंसेंटिव दिया जाता है। दूसरी बात यह है, जो चाइल्ड हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव प्रोसीजर है, ये सारी इनसे रिलेटेड काम पर भी इनको इंसेंटिव मिलता है। और भी कुछ हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हैं, और गांव में जो बनने वाली टॉयलेट्स हैं ना,
इनसे रिलेटेड भी इनको इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाते हैं। अब गांव की जनता को कई सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि पोषण से लेकर के, यदि माँ बच्चे को जन्म देने वाली है तो उस दौरान क्या खाना है, जन्म देने के पहले क्या खाना है, न्यूट्रिशन की कितनी खुराक आपको लेना है, ठीक है, और जो बेसिक सैनिटाइजेशन है, हाइजीन प्रैक्टिसेस है, ठीक है, हेल्दी लिविंग आप कैसे रह सकते हैं, आपकी वर्किंग कंडीशन कैसी रहेगी, और एग्जिस्टिंग जो हेल्थ सर्विसेज हैं इनसे रिलेटेड भी ये इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करती हैं, और टाइमली यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विस, स्वास्थ्य परिवार कल्याण से रिलेटेड जानकारियाँ भी ये प्रोवाइड करती हैं। और भी कई सारी जानकारियाँ हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ डिलीवरी, यदि सेफ डिलीवरी होती है तो उसका क्या महत्व है, ठीक है, बर्थ के लिए प्रिपेयर्डनेस कैसी होना चाहिए, महिला की क्या माइंड है, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, और कम्प्लीमेंट्री फीडिंग है, इम्यूनाइजेशन है, कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये सारी चीज़ें इनकी जानकारी के लिए काउंसलिंग के रूप में काम करती हैं। और ये ना कुछ स्टॉक का भी काम करती हैं, कुछ चीज़ें जैसे कि गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करती है तो ये अपने पास स्टॉक के रूप में लगती हैं और फिर गांव में ये प्रोवाइड करती है, जैसे कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ORS, ठीक है, आयरन फॉलिक एसिड हो गया जो कि गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, क्लोरोक्वीन हो गई, DDK डिस्पोजेबल डिलीवरी किट है, ओरल पिल्स एंड कंडोम्स ETC। इसके बाद फ्रंट पेज की एक न्यूज़ थी, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, कई सारे कंपनी सुप्रीम कोर्ट में गई थी और उन्होंने अपनी बात सामने रखी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों के खिलाफ में ये जजमेंट दिया है। उनका ये कहना है, देखो, कंपनी के जो भी पार्टिकुलर गारंटर है और उसके जो प्रमोटर्स हैं, साझा प्रमोटर्स, इनके खिलाफ में दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की इजाज़त दे दी है सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। जो दिवाला है मतलब इंसॉल्वेंसी जो वाले केस रहते हैं, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी वाले, वो सारे केसों से रिलेटेड ये जजमेंट आया। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है सरकार ने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है ना वो सही है, नियम कानून जो भी है नियम कानून के हिसाब से वो सही है और वो मान भी है। इससे बैंकों को कर्ज के बोझ में दबी कंपनियों के जो पर्सनल गारंटर है, साझा प्रमोटर्स है, इनके खिलाफ में इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया अब सरकार कर सकती है, मतलब बैंक कर सकती है। इससे बैंकों को फ़ायदा ये होने वाला है कि जो लोग बैंकों से लोन लिए हैं, पैसा पटा नहीं रहे हैं, तो उनके जो गारंटर हैं, पर्सनल गारंटर हैं, और जो उनके प्रमोटर रहे हैं, साझा प्रमोटर, उनसे अब बैंक पैसा वसूल कर सकती है, उनके खिलाफ दिवालिया प्रोसीजर चालू कर सकती है। तो बैंक का जो पैसा फंसा हुआ है और जो NPA के रूप में तब्दील हो गया है, NPA को अब वो क्लियर करते जाएगी, इससे ये फ़ायदा होने वाला। इसके बाद आप देखने वाले हैं INS राजपूत से रिलेटेड। ये उस टाइम का है USSR जब फॉर्म में था, उस टाइम का है, मतलब जब USSR विघटित नहीं हुआ था उस दौरान का है। तो अब इसको सेना से रिटायर्ड कर दिया गया है, ये उसी की पिक्चर सामने दिखाई गई है। आगे हम जानेंगे कि कितने साल इसने सेवा दिया और इसकी विदाई किस टाइप से रही। तो लगभग 40 साल ये हमारी सेना में काम किया और भी कई सारे ऑपरेशन जो चलाए गए थे ना, उनमें भी इसने काम किया। उन ऑपरेशन का हमें नाम याद रखना है। दूसरी बात ये है, इसकी जो विदाई है शांतिपूर्ण तरीके से रही, क्योंकि ये कोरोना चल रहा है तो ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं किया जा सका इसकी विदाई के टाइम में। दूसरी बात ये है, INS राजपूत ने पार्टिसिपेट किया था कई सारे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन में, जिसमें इंक्लूड है ऑपरेशन अमन। ये था, ठीक है, एक प्रकार से तो ऑपरेशन अमन जो है श्रीलंका के ऑफ में IPKF को सहायता पहुंचाने के लिए INS राजपूत का इसमें इस्तेमाल किया गया था।
फॉरेन वाले पेज में और हम फ्रंट पेज में यदि देखें ना, इजराइल और पैलेस्टीन के रिलेशन से रिलेटेड, तो 11 दिन तक दोनों देशों के बीच में लड़ाई चलती रही। एक तरफ गाजा की हमास है, संगठन है, उसने हमला किया, दूसरी तरफ से अपने बचाव में इजराइल ने हमला किया। 11 दिन तक ये वायलेंस होता रहा था और डेथ की जो संख्या है ना वो पहुंच गई 243। अब अच्छी बात यह है कि दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित हो गई है और अभी आप समझ लीजिए युद्ध विराम हो गया। मिस्र का जो हम मैप देखे हैं वो इसी संदर्भ में देखे। बात यह है दोनों देश के बीच में ना मीडिएशन का जो काम है वो इजिप्ट ने किया है, लेकिन अभी दिक्कत ये हो गई है कि स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अभी कंडीशन क्लियर नहीं हुई है और आप ये भी नहीं कह सकते कि अभी इसमें कितना टाइम लगने वाला है। इसके अलावा अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्कर हैं। तो लेबर मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और रिवाइज कर दिया है वेरिएबल डियरनेस अलाउंस की जो दर रहती है, जिसको वीडीए कहते हैं, अलग अलग कैटेगरी के वर्कर्स के लिए इस दर को उन्होंने रिवाइज कर दिया, मतलब कि उसको बढ़ा दिया है और ये इफ़ेक्ट रहने वाला है 1 अप्रैल से। ऐसी आशा की जा रही है कि इससे लगभग 1.5 करोड़ जो वर्कर हैं उनको फ़ायदा मिलने वाला है। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? ठीक है, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड सुपरवाइज़र, स्किल्ड क्लरिकल, हाईली स्किल्ड एम्प्लॉई जो कि इंगेज हैं कंस्ट्रक्शन में या फिर मेंटेनेंस में, किसका रोड, रनवेज, बिल्डिंग, ठीक है, इन लोगों को इसमें शामिल किया गया है। दूसरी बात ये है, पहले इनको दिया जाता था 431 ना, अब इनको मिलेगा 854, मतलब लगभग डबल कर दी है सरकार ने। अब इसमें भी वेरिएशन दे रही सरकार, 431 से 645 करी है ऐसे लोगों के लिए जो कि स्वीपिंग, क्लीनिंग, लोडिंग, अनलोडिंग वाले काम में लगे हुए हैं। चलिए थोड़ी सी और जानकारी हम देख लेते हैं। इजराइल और गाजा पट्टी, हमास के बीच में और इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ ना, इसमें किसको कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या कंडीशन रही, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया। जैसे कि गाजा की तरफ से यदि हम देखें तो कैजुअल्टीज़ जो हुई है यहाँ पर 243 लोगों की डेथ हुई है, इनमें शामिल है 66 बच्चे। इजराइल की तरफ से 12 लोगों की डेथ हुई है, इसमें एक बच्चा भी शामिल है, ठीक है, और 1900 लोग इंजर्ड हुए हैं। 4000 रॉकेट जो है हमास की तरफ से फायर किए गए थे और इजराइल में 350 इंजर्ड हुए हैं। 1900 लोग इंजर्ड हुए हैं कहाँ पर? गाजा के, और इजराइल के 350। अब एक डाटा यहाँ पर बताया गया है कि जो पॉपुलेटेड वाला एरिया है इजराइल का, उसको फोकस करके रॉकेट दागे गए थे गाजा के द्वारा, लेकिन इजराइल ने उनको हवा में ही मारकर गिरा दिया था आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, ऐसा आईडीएफ का कहना है। 90% इन्होंने अपने आप को सेव कर लिया, मतलब 90% हिस्सा उनकी तरफ से जो रॉकेट आए थे उसको डिस्ट्रॉय इन्होंने कर दिया है। और इजराइल के द्वारा 1800 से भी ज़्यादा एयर स्ट्राइक कैरी आउट किए गए। 16,800 घरों को डिस्ट्रॉय किया है इजराइल ने गाजा के एयर स्ट्राइक के दौरान में। अब हम बात करते हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की। उनका कहना है कि ऑपरेशन जो हम किए हैं ना, इसने हमास को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो कि कौन चला रहा था? गाजा का जो हमास है ना संगठन, वो चला रहा था। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं चीन और जो अन्य डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं
उनके बीच में अभी रिलेशन किस प्रकार से चीन सुधारने की कोशिश कर रहा है और अपनी इमेज को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। चाइना ने ऑफ़र किया है $3 बिलियन की असिस्टेंस। इसके साथ साथ में कह रहा है कि हम फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ताकि कोई देश पीछे ना रह जाए, ऐसा चाइना का कहना है। बीजिंग ने ऑफ़र किया है लगभग 80 कंट्रीज़ को कि हम आपको फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करने वाले। चलिए अब हम न्यूज़ देख लेते हैं आगे क्या कहना है इनका ये कहना है कि बीजिंग ने ऑफ़र किया है $2 बिलियन की सहायता डेवलपिंग कंट्रीज़ को। इसके साथ ही साथ में फ्री वैक्सीन टू 80 कंट्रीज़, इसके साथ साथ में फ्री वैक्सीन भी प्रोवाइड करेगा 80 देशों को। ठीक है, इसमें इसके साथ में 43 अदर नेशंस भी हैं जो कि इसके वैक्सीन को इंपोर्ट करते हैं, ऐसा कहना है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का। आगे चाइना का कहना है, चाइना की तरफ से शी जिनपिंग का कहना है कि देखिए, सबको वैक्सीन मिल जाए, सब देशों का जो समाज है वो ऊपर उठ सके। ऐसा नहीं है कि बस वो महामारी से जूझता ही रहे। कुछ ऐसे गरीब देश भी हैं जो कि वैक्सीन को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो लोग भी वैक्सीन को ले सकें, इसलिए चाइना ने ये कदम उठाया है। दूसरी बात ये है, आने वाले जो 3 साल है ना, इसके लिए वो कह रहा है कि हम $3 बिलियन की एडिशनल इंटरनेशनल एड प्रोवाइड करने वाले हैं आने वाले 3 साल के लिए। इससे क्या होगा, कोविड-19 से देश लड़ पाएंगे और अपनी इकोनॉमी को वो उठा सकते हैं और उनका समाज भी जो है रिकवर हो जाएगा, ऐसा शी जिनपिंग का कहना है। अब ऐसी बात नहीं कि अभी तक हमने कुछ नहीं की है, हम ऑलरेडी 300 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन पूरे विश्व में सप्लाई कर चुके हैं, ऐसा चाइना का कहना है।